देखिए बेटा, एम्पियर्स लॉ को कैसे, क्या होता है एम्पियर्स लॉ, तो वही है एक तरह से आपका जो लिंक कर पाएंगे वैसे कर पाएंगे कि पहले कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, फिर एक इंटीग्रेशन वाला गॉस लॉ था। ठीक है ना, फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। ये भी वही है पर्पस, इसका भी फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू मूविंग करंट, मूविंग चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहलाता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एनी क्लोज हाइपोथेटिकल लूप। ठीक है ना, कोई भी लूप लेंगे आप तो उसके पूरे पर लूप के ऊपर लाइन इंटीग्रल, ये डिफरेंस है। वहां पर आपका गॉस लॉ जो था सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म में था। ठीक है ना, गॉस लॉ किस फॉर्म में था आपका, सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म में था। और जो एम्पियर्स लॉ है आपका वो लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में है। किसी भी लूप पर लाइन इंटीग्रल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है ना, जैसे कि मान लो आपको इस तरह का लूप है, ये कोई लूप है आपका। ठीक है ना, इस पूरे पर जो लाइन इंटीग्रल होगा, और इसको मान लो कुछ करंट क्रॉस कर रही है इस तरह से, एक करंट बाहर आ रही है, एक करंट अंदर जा रही है, इस तरीके से हो रहा है। तो ये मान लो आप, इसका I1 है, ये इसका I2 है, और ये करंट I3 है। इस तरह से तीन करंट कैरिंग वायर्स हैं। ठीक है ना, ये दो तो इस तरीके से करंट जा रहा है, और एक में आपका करंट अंदर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर कोई ये लूप कंसीडर किया आपने इस तरह का। ठीक है, तो इस लूप पर अगर हमें एक देखो, अब ये लाइन इंटीग्रल हमेशा एक डायरेक्शन के साथ किया जाता है, कोई डायरेक्शन बनानी पड़ेगी जिसके अलोंग डीएल वेक्टर डिफाइन होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये थोड़ी नहीं कि डीएल वेक्टर विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो वाला डीएल वेक्टर नहीं है बिल्कुल भी। ये लाइन इंटीग्रल का डीएल वेक्टर है। ठीक है, तो इसको पहले आपको लूप पर हमेशा एक एरो बनाना पड़ेगा जिसके अलोंग डीएल वेक्टर डिफाइन होगा। तो वो एरो मान लो आप किधर भी बना सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है कि इधर ही बनाइए, मैंने इधर ले लिया। ठीक है ना, एक सेंस में बनाएंगे, इस डायरेक्शन में हर पॉइंट का डीएल वेक्टर डिफाइन है। डीएल वेक्टर इस पॉइंट पर किधर है, वो स्मॉल एलिमेंट लेंथ डीएल और डायरेक्शन ऐसी। इस पर डीएल वेक्टर किधर है, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ और डायरेक्शन अलोंग द लूप। इस तरह से डीएल वेक्टर डिफाइन हो जाता है। ठीक है ना, तो आपने एक सेंस बना लिया है जिसके अलोंग आपको लाइन इंटीग्रल करना है पूरे लूप के ऊपर। तो इस पूरे पर अगर कुछ भी बी एल बी, जैसे मान लो ये डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है और कुछ इस पर बी वेक्टर की कोई डायरेक्शन होगी, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स पर बी डॉट डीएल का अगर एडिशन कर दूं तो वो किसके इक्वल आता है, म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज के इक्वल आया। तो आई एनक्लोज लिखने का तरीका ध्यान से सुनने, इसमें आई एनक्लोज कैसे लिखेंगे, किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे। तो आप क्या करेंगे, जिसमें जिस डायरेक्शन में आपने एरो बनाया है लाइन इंटीग्रल का, मैंने आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है, क्लियरली भेज दूंगा ये भी मैं, बिल्कुल। तो इस डायरेक्शन में आपने इसका सेंस ऑफ ये बना लिया, जिस डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कर्ल कीजिए अपनी फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में आपने एरो बनाया है उसके अलोंग आपने कर्ल किया। तो ये जो थंब की डायरेक्शन होगी कर्व करने पर, इस डायरेक्शन में जो करंट आ रहा है उसको आप पॉजिटिव लेंगे, और इसके अपोजिट कोई करंट है तो उसको आप नेगेटिव लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये जो आपकी सेंस ऑफ आपने फिंगर्स का कर्ल बनाया है, इसके ये किधर बनाएंगे, जिस डायरेक्शन में आपने लाइन इंटीग्रल की डायरेक्शन डिफाइन करी, वो आप ऐसे भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट अपनी फिंगर्स को अकॉर्डिंगली कर्ल कीजिए। तो ये जो आपकी डायरेक्शन ऑफ थंब है, इस डायरेक्शन में आने वाला जो करंट है उसको आप पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इस लूप पर जब लाइन इंटीग्रल आप कर रहे हैं एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए, तो आई एनक्लोज कैसी लिखी जाएगी, ये देखो आपका अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव आ गई इसमें। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द कर्ल्स ऑफ फिंगर आपकी अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव आ गई, तो आई एनक्लोज में I1 I2 तो दोनों पॉजिटिव लिखी जाएगी। ठीक है ना, बट I3 आपकी नेगेटिव लिखी जाएगी। इस तरह से करंट एनक्लोज लिखना है जब आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें। ठीक है, देखो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को एम्पियर्स लॉ से डायरेक्शन देखने में। डीएल वेक्टर आपको डिफाइन कर लेंगे अपनी तरफ से आप। ठीक है, अब जैसे आपको पहला एग्जांपल्स का पहला एप्लीकेशन एम्पियर्स लॉ का, उसमें अप्लाई कर लीजिए इसको आप, करंट कैरिंग वायर के कारण
अब बोर्ड में आती है करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड निकालो, तो एम्पियर्स लॉ से ही निकालते हैं। ठीक है ना, ये करंट कैरिंग वायर है, मान लो स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, और आपको इससे आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। ठीक है ना, इस करंट कैरिंग वायर के कारण आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप एम्पीरियन लूप बना लोगे, इस तरह का एम्पीरियन लूप बना लोगे। ठीक है ना, और इसका टॉप व्यू देखोगे तो ये वायर है आपका, बाहर की तरफ करंट आ रहा है, और ये मैंने एम्पीरियन लूप बनाया है, समझ रहे हैं आप, कैसे भी देख लो, आपकी मर्जी। तो ये है बी वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, बी वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो जैसे मैंने गॉस लॉ में बताया था, आपको पूरा प्रॉपर लिखना है अगर बोर्ड में डेरिवेशन आता है। ठीक है ना, कि कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, कंसीडर एन एम्पीरियन लूप एज शोन इन द फिगर। तो सर्कुलर एम्पीरियन लूप लिया, ऐसे ही ले लिया है। ठीक है ना, इधर भी ले सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं, आंसर में डिफरेंस नहीं है। अब आपने डॉट ही डायरेक्शन ली है, तो अब वही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको पहले से डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सब आपको क्या होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए। यही कंडीशन है इसमें। ठीक है ना, नहीं आपको जैसे गॉस लॉ से डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, वैसे ही आप एम्पियर्स लॉ से भी डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, कौन सा बेटा, कहाँ से बताइए ये। हाँ, डायरेक्शन आपको पहले से पता होनी चाहिए कि एक इनफाइनाइट वायर के कारण जो आपकी फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। हाँ ठीक है ना, तो वो आपको पहले से पता होगी, तभी आप एम्पियर्स लॉ यूज कर पाएंगे। ठीक है ना, तभी आप एम्पियर्स लॉ यूज कर पाएंगे। तो अब आपने टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, तो आपने सर्कुलर लूप लिया, तो डीएल वेक्टर और पी वेक्टर हर जगह सेम आ जाएगा। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड, इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही आएगा, बताइए, म्यू नॉट आई एन क्लोज आ जाएगा। हम्म, अच्छा ये बताइए, इसमें अगर रेडियल कंपोनेंट हो जाता तो क्या दिक्कत आती है, मैं वैसे भी सोच सकता हूँ क्या, अगर इसमें रेडियल कंपोनेंट होता। ठीक है ना, मान लो कि आपको पता नहीं है, पहले से आप सोच रहे हैं एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है फील्ड का, एक रेडियल कंपोनेंट है। तो रेडियल कंपोनेंट होता, तो अगर मान लो ये वायर था, और आप कह रहे हैं कि एक रेडियल कंपोनेंट भी होगा, ठीक है ना, तो मैं इस तरह की एक सिलेंड्रिकल सरफेस अगर मानूं और पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट करूं, ठीक है ना, अगर पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट करूं, तो क्या होगा, देखो इस पे क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर रेडियल कंपोनेंट हो जाएगा, तो इस पूरे सिलेंडर के ऊपर, सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गया ना, अब एक जगह सेम है तो सिमेट्री है, तो सब जगह बी डॉट डी ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, सब जगह बी डॉट डी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो हाँ, तो ये नॉन इक्वल टू जीरो हो जाएगा इफ रेडियल कंपोनेंट इज कंसीडर। ठीक है ना, इफ रेडियल कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर विल बी देयर, तो गॉस लॉ फेल हो जाएगा, और वो हो नहीं सकता। if radial component b vector will be there, b r vector, बस हमको पता है कि पूरी सरफेस के ऊपर, क्लोज सरफेस के ऊपर जो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इसलिए इसमें कोई भी रेडियल कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है ना, हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, कनीशा बताइए। अच्छा अभी रुको, अब मैं वो क्लास के बाद कॉल करता हूँ आपको 1 बजे। ठीक है, 1 बजे फिर क्लास है, मैं 3 बजे के उस करता हूँ मैं आपको, ठीक है, चलिए ओके। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू नॉट आई एन क्लोज। ठीक है,
हाँ बताइए बेटा। सिलेंडर वाला ये कि आपने क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस बना ली इस वायर के अलावा। ठीक है। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं रेडियल कंपोनेंट भी हो सकता है इसका वायर के कारण फील्ड का। ठीक है। तो फिर अगर आप इस पर पूरे पर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को ऐड करेंगे तो वो नॉन जीरो आ जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, बी वेक्टर भी बाहर की तरफ। ठीक है ना। क्लियर है बेटा। तो एडिशन जीरो नहीं होगा। और अगर क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर मस्ट बी जीरो। बताइए। क्योंकि यहाँ पे ठीक है ना, टेंजेंशियल रेडियल तो ले ही लेंगे क्योंकि इसके अलोंग तो कंपोनेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे वैसे ही जीरो हो गया ऊपर वाली सरफेस पर बी डॉट डी ए। ठीक है। लेकिन इस सरफेस पर ऐसा है ना बेटा, इस तरह का सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है तो सब तरफ रेडियल निकल रहा है फील्ड, तो इंटीग्र यहाँ तो जीरो हो गया, चलो ऊपर तो ऊपर और नीचे तो एरिया वेक्टर बी वेक्टर डी ए वेक्टर करके जीरो हो गया। ठीक है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर है, ये दोनों दो कंपोनेंट अगर आ भी रहे हैं बी एक्स और बी वाई तो वो इसके परपेंडिकुलर होंगे एरिया वेक्टर के। ऊपर नीचे तो वैसे जीरो है, बट अगर रेडियल कंपोनेंट है तो ये ऐड होके आ जाएगा ना, नॉन जीरो आ जाएगा इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, आ रही बात सबको समझ में क्या है चीज। तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर जीरो नहीं आएगा, और ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्लोज सरफेस पर मस्ट बी जीरो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका क्या होगा, रेडियल टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा, रेडियल कंपोनेंट नहीं हो सकता बी वेक्टर। ठीक है। जब इतना पता पड़ गया कि टेंजेंशियल ही होगा तो फिर मैं एम्पियर्स लॉ लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की मैंने सर्कुलर गॉसियन सरफेस सॉरी एम्पीरियन लूप बना दिया। तो आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड में ऐसा, कंसीडर एन एम्पीरियन लूप शोन इन द फिगर। ठीक है, तो अब आप इस पर ऐड करिए पूरे को, अब सब जगह बी और डीएल के बीच एंगल क्या है, कॉस जीरो, बी डी एल कॉस जीरो हो गया, और आई एन क्लोज कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई आ गया। ठीक है। अब बी तो सब जगह यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में किसी में भी, तो सब जगह दिस मस्ट बी आइडेंटिकल फील्ड इंटेंसिटी, तो बी भी बाहर आ जाएगा। हाँ कोई कुछ कह रहा है बेटा। हाँ ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही है ना, ये लूप ऐसे बनाया है तो उसके अलोंग एरो बनाया ना मैंने, एरो किसके लिए बना रहा हूँ मैं, डीएल वेक्टर के लिए बना रहा हूँ। बी, अब बी वेक्टर भी उधर ही है। ठीक है ना, बी वेक्टर भी उधर ही मान लिया, और बी वेक्टर पॉजिटिव आ गया, देखो ये तो इसका मतलब बी उधर ही था। क्लियर है आपको। तो ये म्यू नॉट आई आ गया। तो बी की फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन तो याद था, बट आपको एम्पियर्स लॉ से भी निकालना आ गया क्या है कि इनफाइनाइट वायर की वजह से एम्पियर्स लॉ से फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाएगी, यूजिंग एम्पियर्स लॉ इन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। फाइनाइट, अच्छा इसमें भी वो ये बी वेक्टर जो है सबके कारण आया है। ठीक है ना, बी वेक्टर से गॉस लॉ में नहीं होता इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर में, ई वेक्टर इज द नेट फील्ड इंटेंसिटी। जब आप इस लूप पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बी वेक्टर इज द नेट फील्ड इंटेंसिटी है। बी वेक्टर क्या है, नेट फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसलिए यही रीजन है कि आप देखो एम्पियर्स लॉ कैन नॉट बी यूज फॉर फाइनाइट वायर, एम्पियर्स लॉ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट वायर। आप फाइनाइट वायर में थोड़ी नहीं यूज कर सकते उसको। क्यों नहीं यूज कर सकते फाइनाइट वायर में, बताओ। क्योंकि फाइनाइट वायर होगा तो करंट ऐसा थोड़ी नहीं कि इतना सा रह गया बस, बताओ ऐसा होता है करंट की और कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसे थोड़ी चल सकता है करंट। आपके इस पर और भी तो कनेक्शन होंगे ना इसके पास में, बताओ होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है। और आपको इस वायर के कारण फील्ड लिखना है, तो आप जो ये इंटीग्रल करोगे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। ठीक है, इस लूप पे मान लो आपने इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल अप्लाई किया, तो इसमें जो बी वेक्टर आ रहा है वो केवल इसी वायर के कारण थोड़ी नहीं आ रहा है बेटा, समझ रहे हो। अगर इसमें आपने अप्लाई किया इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड, ये आपने अप्लाई किया इस पर, यहाँ पर एक लूप बना के, ये फाइनाइट वायर है, तो ये जो बाकी जो
वायर इनका भी तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना बी वेक्टर में। फिर ये बी वेक्टर केवल इसी वायर का थोड़ी नहीं बचेगा, ये तो सारे वायर के कारण आ गए। इनफाइनाइट में क्या होता है कि जब आपने इनफाइनाइट बोल दिया उसमें, तो बाकी जो कनेक्शन है वो इतने ज्यादा दूर हैं कि जब आप एम्पियर्स लॉ लगा रहे हो इस लूप पे, ठीक है, तो उन वायर्स का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें आ नहीं रहा है। ठीक है ना, वो वायर आपके इतने दूर हैं कि उन वायर का जो कंट्रीब्यूशन है इस लूप पे नहीं आ पा रहा है, इसलिए उसको इनफाइनाइट वायर बोला गया। फाइनाइट वायर में तो आप एम्पियर्स लॉ से निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या बेटा एम्पियर्स लॉ के बारे में सब बच्चों को?